हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 156, जिसके अंदर अपन वेव ऑप्टिक्स का जो लास्ट टॉपिक है जिसको अपन पोलराइजेशन बोलते हैं उसको अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों, अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन है उसको कंप्लीट करवा दिया था। तो अब तक अपन व्यतिकरण और विवर्तन ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट का जो टॉपिक है पोलराइजेशन, वो मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था पिछले लेक्चर में, और जिसके अंदर मैंने आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। और इतनी जानकारियां तो मैंने आपको पहले भी दे रखी है, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो क्या होता है, अभी प्रकाश सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश सदिश। क्योंकि यही अपनी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, यानी यही अपनी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करता है, और इसी कारण से कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने को दिखाई देते हैं अभी, ठीक है ना। तो अब अपन बात किसकी करेंगे? केवल और केवल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जिसको अपन प्रकाश सदिश बोलते हैं उसकी बात करेंगे भी। अब सुनो, ध्यान से देखना। देखो, कोई भी जैसे एक प्रकाश किरण है, उस प्रकाश किरण के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, कई सारी जैसे प्रकाश तरंगें होती है, समान दिशा में गतिशील, बहुत सारी प्रकाश तरंगें होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है भी। तो कोई भी जो प्रकाश किरण होती है, उस प्रकाश किरण के अंदर कई सारी तरंगें होती है जो कि समान दिशा में गतिशील होती है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इस सब की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो तो क्या होती है, समान होती है। बट इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत अलग अलग तरंगों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में फैले रहते हैं, अलग अलग दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रकाश को अपन क्या बोलते हैं? अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। तो ध्यान से देखना। देखो, अध्रुवित प्रकाश, इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या होता है? ध्यान से देखना। देखो, इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे किरण है, किरण में विद्यमान सभी तरंगों के विद्युत क्षेत्र सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान रूप से वितरित होते हैं भी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है डीओपी के लंबवत सममित रूप से वितरित रहते हैं भी। अब इस बात का मतलब क्या निकलता है, समझ में आ गई बात है? ध्यान से देखना। देखो, जैसे मान के चलेगा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो कि आपकी तरफ आ रही है, सामने की तरफ आ रही है, यानी इस प्रकार से यूं आ रही है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसके लंबवत ऊपर की तरफ हो जाएगा
और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मान के चलेगा इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हो गया, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तो अपन बात नहीं करेंगे। तो पहली तरंग है उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस प्रकार से ऊपर की तरफ हो गया, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ हो गया, एक का इधर हो गया, एक का इधर हो गया, एक का इधर, यानी सभी दिशाओं में वितरित होते हैं अभी, ठीक है ना, सभी डायरेक्शन मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश को अपन क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश। तो ध्यान से देखना, देखो ऐसा प्रकाश जिसके अंदर किसी भी किरण में विद्यमान सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों या सभी प्रकाशीय तरंगों के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान रूप से वितरित होते हैं, यानी सममित रूप से फैले रहते हैं। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन बात कर सकते हैं तो ध्यान से, ये मान लो कि कोई किरण है जो कि आपकी तरफ आ रही है सामने की तरफ, ठीक है ना, कोई लाइट रे जो कि इस प्रकार से आपकी तरफ आ रही है, ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी। अब इसके लंबा ध्यान से देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं मैं, एक का तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से ऊपर की तरफ, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से एक समान रूप से फैले रहते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो इस प्रकार से सामने की तरफ है। अभी ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो इस प्रकाश को अपन क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। यहां पर जो डीओपी है वो क्या देगी भी, कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ, डीओपी कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, जैसे मान के चलिएगा जो तरंग है वो इस प्रकार से इधर की तरफ जा रही है, या किरण इस प्रकार से इधर की तरफ जा रही है, आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस डीओपी के लंबवत होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस प्रकार से इधर की तरफ, कागज के तल में भी होंगे, और इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कागज के तल के लंबवत भी होंगे। ये मैं जो डॉट बना रहा हूं ना वो आपकी तरफ है, बाहर की तरफ। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस प्रकार से यूं भी है, यूं और यूं भी है, यानी इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, इसके लंबवत ऊपर की तरफ भी है, इधर की तरफ भी है, सब डायरेक्शन में मौजूद है। तो इस प्रकार के प्रकाश को अपन क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश। अब अपन बात कर रहे हैं कि इसकी भी ध्रुवित प्रकाश की बात कर रहे हैं। ध्रुवित प्रकाश पोलराइज्ड लाइट। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, सुने मेरी बात। अध्रुवित प्रकाश आप जानते हैं, यानी अध्रुवित प्रकाश में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। मतलब कैसे समझो आपको मैं, कि आप यूं मान लें कि जैसे स्कूलों में कई बार जैसे प्रोग्राम आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो स्कूलों में जैसे प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे मतलब एक लड़की आगे सामने खड़ी होती है, उसके पीछे लड़की, उसके पीछे लड़की, उसके पीछे लड़की, उसके पीछे लड़की, बहुत सारी लड़कियां एक ही लाइन में खड़ी कर दी जाती है। एक लड़की का हाथ तो इस प्रकार से यूं होता है,
एक का थोड़ा सा इस प्रकार से झुका होता है, एक का थोड़ा सा इस प्रकार से यूं झुका होता है, एक का थोड़ा सा यूं झुका होता है, एक का थोड़ा सा यूं होता है, और एक का इस प्रकार से यूं होता है, एक का यूं यूं यूं, सबका यूं होता है भाई, ठीक है ना। तो इस स्थिति में अपन सामने से अगर देखते हैं तो अपने को ऐसा लगता है जैसे भाई सभी लड़कियों के मुंह तो सामने की तरफ है, तो ये तो आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मान लो, और इसके लंबवत सभी दिशा में जो से हाथ है वो एक समान रूप से फैले हुए हैं, ठीक है ना। तो अपने को ऐसा लगता है जैसे सामने वाली जो लड़की है इसके बहुत सारे हाथ हैं, ठीक है ना। ऐसा आपने सबने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, ठीक है ना। जैसे कई मतलब प्रोग्राम्स वगैरह सीरियल्स वगैरह आते रहते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा, या फिर उसके बाद में आपने स्कूल्स के अंदर कई प्रोग्राम्स के अंदर देखा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ अक्सर वहाँ पे देखी जा सकती है। तो ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी तरंगें जो कि आपकी तरफ आ रही है, पहली तरंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब आपकी तरफ आ रही है, और इसके लंबवत सभी दिशा में एक समान रूप से वितरित है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इसको अपन ने बोल दिया अद्वितीय प्रकाश। समझ में आ गई बात है ये बात। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो जैसे बहुत सारी जो लड़कियां हैं लड़के खड़े हैं, उन सबको मैं बोल दूं कि सब अपने हाथों को इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल कर दो, तो सब अपने हाथों को इस प्रकार से यूं कर देंगे। तो इस स्थिति में सभी की जो हाथ है, यदि सभी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही निश्चित तल के अंदर सीमित हो जाएंगे, तो इस प्रकार के प्रकाश को अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। तो बात सुनना भी होता क्या है कि यदि अध्रुवित प्रकाश को जैसे कुछ विशेष प्रकार की चीजें होती है, ध्रुवक होते हैं, पोलराइजर होते हैं, जैसे निकोल प्रिज्म है, या जैसे क्रिस्टल होता है, टूरमेलिन क्रिस्टल होता है, इसके अंदर से अगर गुजारा जाता है तो इस स्थिति में इस प्रकाश की किरण में विद्यमान सभी तरंगों के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही तल में सीमित हो जाते हैं, यानी एक निश्चित तल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक निश्चित तल के अंदर अगर आ जाएंगे तो इस प्रकार की जो तरंग होती है, इस प्रकार की जो किरण है, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, ध्रुवित किरण। और इस प्रकार का जो प्रकाश अपने को प्राप्त होता है इसको अपन बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवित प्रकाश। तो ध्यान से देखना, देखो यदि किसी विधि द्वारा प्रकाश या किरण द्वारा प्रकाश या किरण में विद्यमान सभी तरंगों के विद्युत क्षेत्र सदिश एक निश्चित तल में सीमित कर दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है तथा यह घटना ध्रुवण कहलाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। समझ में आ गई बात है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मतलब ये आपके पास जो किरण है ना, इस किरण के अंदर बहुत सारी तरंगे हैं। अब ध्यान से देखना, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के लंबवत
संभव दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मौजूद है, तो इन सब को हटाता हूँ, केवल इसी तल में बचे हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उनको रखता हूँ। तो इस प्रकार के प्रकाश को अपन बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो इसका मतलब क्या हुआ देदांश है, ये तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी, डीओपी होगी। इसके लंबवत केवल एक ही तल में, इसी तल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को छोड़ूंगा मैं। ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। सब हटा दिए मैंने साइड वाले। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपके पास इधर की तरफ डीओपी है, ये डीओपी है, इसके लंबवत या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कागज के तल में आ रहे हैं, या इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कागज के तल के लंबवत आ रहे हैं। या कागज के तल के लंबवत आ रहे हैं। ये ई वेक्टर हो गया, ये ई वेक्टर हो गया। अगर अपन इस किरण की बात करते हैं, इस किरण के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रकार से यूं खड़े हैं। इस किरण के अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रकार से यूं सीधे हो रखे हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश को अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवित प्रकाश। समझ में आ गई ना बात है। अब बात सुनो भी, तो ये तो आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब मैं ध्रुवित प्रकाश से उसका डायग्राम बनाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे ये तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इसके लंबवत ये एक तल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर मौजूद है। तो यहां पर ये आपके पास है जो तल बन रहा है, इस तल को आप देख सकते हैं, इस तल को आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना। देखो इस तल के अंदर आपको भाई तल है, तल दो अक्षों से मिलकर के बनता है। एक तो अक्ष कौन सी हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की, और एक कौन सी हो जाएगी आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, कंपन की। तो इसको अपन बोलते हैं कंपन तल। क्या बोलते हैं, कंपन तल। तो ये तो आपके पास समझ जाएगा, इसको अपन बोल देंगे कंपन तल। यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये एक तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों से मिलकर के बना होता है। ये एक तो जाएगी आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन व ई वेक्टर के कंपनों के कंपनों से निर्मित होता है भी, ठीक है ना। ये तो आपके पास कंपन तल हो गया। अब ध्यान से देखना, तो इस कंपन तल के लंबवत, ये कंपन तल हो गया, इसके लंबवत आपकी तरफ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो लंबवत तल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी वाइब्रेशन मौजूद नहीं होता, इसको अपन बोलते हैं ध्रुवण तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवण तल। तो अब मैं ध्रुवण तल का निर्माण करने वाला हूं ध्यान से। तो ध्रुवण तल का निर्माण कैसे हो सकता है, देखो ऐसे।
ये एक तल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तल को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं ध्रुवण तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवण तल। इसको अपन बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और ध्यान से देखना, तो ये जो होता है ना, ये इस कंपन तल के लंबवत होता है। क्या होता है? कंपन तल के लंबवत होता है। एक तो ये कंपन तल के लंबवत है, और ध्यान से देखना, तो एक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपन मौजूद नहीं होता अभी, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो ई सदिश है वो कितना होता है, इसके अंदर 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अंदर कोई भी वाइब्रेशन मौजूद नहीं होता है अभी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, प्रकाश किरण क्या होती है ये मैंने आपको बता दी। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि समतल ध्रुवित प्रकाश करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे उन विधियों के बारे में जिनकी सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो प्राप्त की जा सकती है। तो अपनी हेडिंग रहेगी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से। फर्स्ट, परावर्तन द्वारा। बात सुनना भाई मेरे ध्यान से। देखो, यदि किसी भी पारदर्शी सतह पर प्रकाश को आपतित किया जाता है तो इसका आंशिक परावर्तन होता है। इसका कुछ पार्ट है वो तो क्या हो जाता है, परावर्तित, कुछ क्या हो जाता है, अवशोषित, और कुछ क्या हो जाता है, पारगमित या अपवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका जो परावर्तित भाग होता है वो क्या होता है, अभी आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, यानी पार्शियली पोलराइज्ड होता है, यानी इसका कुछ पार्ट है वो ध्रुवित होता है। अब ध्यान से देखना, देखो यदि अपन आपतन कोण को परिवर्तित करते हैं तो जो परावर्तित प्रकाश है इसके ध्रुवण की मात्रा भी परिवर्तित होती है। और आपतन कोण का एक विशेष मान जिसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण बोलते हैं। इस ध्रुवण कोण पर जो परावर्तित प्रकाश है वो 100% आपको ध्रुवित प्राप्त होता है अभी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो यदि किसी भी सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है, कोई भी जैसे पारदर्शी सतह है, पर आपतित प्रकाश का परावर्तित भाग आंशिक ध्रुवित होता है। ठीक है ना। आपतन कोण को परिवर्तित करने पर परावर्तित भाग के ध्रुवण की मात्रा भी परिवर्तित होती है। आपतन कोण के एक विशेष मान जिसे ध्रुवण कोण
एंगल ऑफ पोलराइजेशन, आईपी बोल दो इसको आप, कहते हैं के लिए परावर्तित भाग पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। अभी क्या होता है? पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। जो परावर्तित भाग होता है वो क्या होता है? अभी पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। ओके, तो ध्यान से देखते हैं। तो आपतन कोण के विशेष मान जिसे ध्रुवण कोण कहते हैं, इसके लिए जो परावर्तित भाग होता है पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। तो डायग्राम के माध्यम से बात समझते हैं अपन ध्यान से। ये आपके पास कोई भी पारदर्शी सतह है, पारदर्शी माध्यम है, और इसके ऊपर अपन क्या करते हैं? इस प्रकार से प्रकाश को आपतित करवाते हैं। ये वाला जो प्रकाश है वो तो क्या होता है? अभी ये तो होता है इस प्रकार से अध्रुवित, और यहां पे जो आपतन कोण है, अभिलंब का निर्माण कर देते हैं सबसे पहले अपन। ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण को अपन क्या बोलते हैं? भी आईपी बोलते हैं। और ये क्या होता है? भी अध्रुवित होता है, यानी इसके अंदर इस प्रकार से ये अध्रुवित हो गया। ये आपतित किरण अध्रुवित, इसके बाद ये परावर्तित होकर के इस प्रकार से इधर की तरफ यूं चला जाता है। तो इसका जो परावर्तित होता है ना, अब इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो केवल जो ये वाले जो कंपन होते हैं ना, जो आपके पास है इंसिडेंट प्लेन होता है, जो आपतन तल होता है, उसके लंबवत कंपन ही इसके अंदर मौजूद होते हैं अभी। ठीक है ना? तो ये भी आपके पास में ये परावर्तित किरण हो गई। और ये क्या होता है? अभी ये होता है समतल ध्रुवित होता है अभी। ठीक है ना? इसके बाद में ये क्या होता है? अभी इसका अपवर्तित भाग होता है, अपवर्तित भाग होता है। तो अपवर्तित भाग इसके अंदर मतलब ज्यादातर तो ये होते हैं, और कुछ ये वाली वाइब्रेशन भी मौजूद होते हैं अभी। ज्यादातर तो इसके अंदर तल के अंदर जो कंपन होते हैं वो स्थित होते हैं, कुछ तल के लंबवत भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, पार्शियली पोलराइज्ड होता है अभी। ठीक है ना? तो ये होता है आंशिक ध्रुवित होता है अभी ये। ठीक है ना? ये चीज हो गई भी। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रूस्टर, उसने एक नियम दिया। वो क्या बोलता है? ध्यान से देखना। देखो, जैसे मान के चलिए ये वाला माध्यम, इसका अपवर्तनांक कितना आपके पास म्यू है। तो बोलता है कि जो ध्रुवण कोण की स्पर्श है, यानी 10 आईपी है, वो इस पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू के बराबर होता है अभी। ठीक है ना? तो लिख देते हैं अपन, ब्रूस्टर का नियम कि
ध्रुवण कोण आईपी की स्पर्शया, आईपी की स्पर्शया पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक के समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10 आईपी बराबर क्या होता है आपके पास म्यू होता है, क्या होता है म्यू होता है, ठीक है ना। अब यहां पर ये वाला एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, आईपी आपतन कोण, तो परावर्तन कोण होता है वो भी आप ऑब्वियसली कितना होता है आपके पास में आईपी, और ये वाला एंगल आपके पास में क्या हो जाएगा अभी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, सुनो ध्यान से देखना, देखो देखिएगा यहां पर अपन देख सकते हैं कि 10 आईपी बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास है साइन थीटा, यानी साइन आईपी अपॉन कोस आईपी बराबर क्या होता है आपके पास है म्यू। इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे इसको अपन 1, ठीक है ना। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो भाई ये तो किसका नियम हो जाएगा, 10 आईपी बराबर क्या होता है म्यू होता है, किसका नियम होता है, यह तो बूस्टर का नियम होता है, क्या होता है बूस्टर का नियम। तो बूस्टर के नियम से अपन ये लिख दिया, और एक स्नेल का नियम भी अपन रे ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, क्या होता है, यह होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है म्यू होता है। तो ये आपके पास होता है स्नेल का नियम, क्या होता है स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन क्या होता है साइन आर बराबर क्या होता है म्यू। ये भी आपके पास इक्वेशन नंबर 2 गया। अब इक्वेशन 1 है, इसका भी आरएचएस है वो क्या बन जाएगा म्यू, और इक्वेशन 2 का भी आरएचएस क्या भी म्यू है, तो दोनों म्यू को अपन एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो लिख देंगे अपन समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो यहां से आपके पास हो जाएगा साइन आईपी अपॉन क्या देगा आपके पास है कोस आईपी बराबर क्या होता है आपके पास है साइन आईपी अपॉन क्या होता है आपके पास है साइन आर। साइन आईपी से साइन आईपी को काट देंगे, तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो ये बन जाएगा साइन आर बराबर, ये आपके पास हो जाएगा कोस आईपी, और कोस आईपी को अपन क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास आईपी हो जाएगा, ठीक है ना भाई। साइन 90 माइनस सीटा बराबर क्या होता है कोस सीटा होता है। अब ये भी साइन होगा, ये भी आपके पास है साइन हो गया, तो साइन आर बराबर साइन 90 माइनस आईपी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस आईपी बराबर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और 90 माइनस आईपी बराबर आर हो गया, माइनस का आईपी इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो आईपी प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि आईपी प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आईपी प्लस आर बराबर 90, मतलब इस अभिलंब के इधर की तरफ ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना हो गया 90 हो गया। तो इस अभिलंब के इधर का टोटल कोण कितना होता है अभी 180 होता है, इसमें से इन दोनों का योग कितना होगा 90 हो गया, तो जो बचा हुआ कोण है वो भी कितना हो जाएगा आपके पास 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बचा हुआ कोण है इसको अपन ये लिख सकते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा आपके पास में 90 हो जाएगा, तो इसको भी अपन बोल देंगे 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी पारदर्शी माध्यम पर किसी भी प्रकाश की किरण को ध्रुवण कोण पर आपतित किया जाए, तो इस स्थिति में इस प्रकाश की किरण का परावर्तित भाग और अपवर्तित भाग दोनों एक दूसरे के लंबवत प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में भी रखना है, और ये डेरिवेशन भी आ सकता है। अगर डेरिवेशन ऐसा आ जाए भाई, एक तो क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि बूस्टर का नियम क्या है। बूस्टर का नियम है कि ध्रुवण कोण
आईपी की स्पर्श या पारदर्शी माध्यम की अपवर्तनांक के बराबर होती है, ये होता है अभी। एक आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई कि अगर अपन ध्रुवण कोण पर प्रकाश आपतित करते हैं तो इस स्थिति में इस आपतित किरण के परावर्तित और अपवर्तित भागों के बीच का कोण कितना होता है भाई? 90 होता है, ठीक है ना। और ये आपको यहाँ से डिराइव भी करना पड़ सकता है। एक तो बुस्ट का नियम लिख दो, एक स्नेल का नियम लिख दो, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा बस। तो अपन क्या बोल सकते हैं अभी? इस स्थिति में जो परावर्तित किरण लंबवत होती है किसके? अपवर्तित किरण के। इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो ये आपका बूस्टर का नियम हो गया, इसको चलिए बच्चों, परावर्तन के बाद में भाई परावर्तन के द्वारा ध्रुवण अपन ने डिस्कस कर लिया है, और इसके अंदर अपन ने बूस्टर का नियम भी पढ़ा था, ध्रुवण कोण क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद में ध्रुवण कोण और अपवर्तनांक के बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी मैंने आपको बताया। और यदि ध्रुवण कोण पर प्रकाश की किरण को अपन आपतित करवाते हैं तो इस स्थिति में परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में आपको मैं बताने वाला हूँ पोलेराइड। पोलेरॉइड के द्वारा ध्रुवण क्या होता है भाई? पोलेरॉइड के द्वारा ध्रुवण, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोलेरॉइड क्या होता है। पोलेरॉइड, देखो पोलेरॉइड एक डिवाइस होती है, ठीक है ना। इसको बनाने की एक विधि होती है जो आपको बतानी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कोई प्रोसीजर होता है जिससे मतलब एक शीट बनाते हैं अपन, एक पन्नी टाइप की होती है, उस पन्नी बनाते हैं, उस पन्नी को ही अपन क्या बोलते हैं? पोलेरॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो पोलेरॉइड होती है ये ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सस्ती एवं व्यापारिक विधि है, यानी बहुत ही कम खर्चा करके अपन पोलेरॉइड लाइट है जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो अपन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप सनग्लास यूज करते हैं अच्छी क्वालिटी का, धूप के चश्मे अगर आप प्रयुक्त करते हैं तो अच्छी क्वालिटी के जो धूप के चश्मे होते हैं उन पे नाम लिखा होता है अभी पोलेरॉइड, ये पोलेरॉइड के बने होते हैं अभी, यानी इनके ऊपर भी एक पतली पोलेरॉइड की शीट है वो चिपकाई जाती है। तो इससे क्या होता है भाई? अपनी आंखों में आने वाला जो प्रकाश है उसकी चकाचौंध को वो कम कर देते हैं, ग्लेयर को कम कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब सस्ते 100 रुपये के जो चश्मे आते हैं जिनके ऊपर भी साइड में रेबन का नाम लिखा होता है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नाम उनके ऊपर भी लिखा हो सकता है बट उन पर पोलेरॉइड की कोई सीट नहीं होती है, ठीक है ना। अच्छी क्वालिटी के जो चश्मे आते हैं जिनकी रेंज 2000-3000 के आसपास होती है, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये के चश्मे आते हैं अभी, ठीक है ना। और 2-2, 3-3 लाख रुपए के भी चश्मे आते हैं, मैंने तो सुना है, यूज नहीं किया कभी, ठीक है ना। तो क्या होता है भाई पोलेरॉइड? ये ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सस्ती व व्यापारिक विधि है, ठीक है ना। मैंने एक बार ऐसे मतलब कहीं पे पढ़ा था कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो 15 लाख रुपए का चश्मा पहनता है, ठीक है ना। मेरे पास में तो चश्मा है, उसकी यही कोई कीमत 4,000 रुपये है। एग्जैक्ट तो मेरे को भी पता नहीं है क्योंकि मैंने परचेज तो किया नहीं था, मैंने किसी दोस्त से उड़ाया था उसको, तो उसने एक बार मेरे को बताया था कि यार वो चश्मा 4,000 रुपये का चश्मा था जो तूने लिया था, तब मेरे को पता चला भी, ठीक है ना। तो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सस्ती एवं व्यापारिक विधि है ये पोलेरॉइड है। अब ध्यान से देखना, तो इस पोलेरॉइड के अंदर क्या होती है? एक प्रकाशीय कक्ष होती है। जैसे मतलब मैं आपको बताता हूँ पोलेरॉइड किस प्रकार से काम करता है। ये आपके पास में पोलेरॉइड हो गया, इस प्रकार की एक शीट होती है ना, इस प्रकार की एक शीट होती है भाई, और इस शीट के अंदर इस प्रकार से अपन लाइनें वगैरह बना देते हैं। ये लाइनें इसकी जो प्रकाशीय कक्ष है ना उसके बारे में बताती है भाई, इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है उसके बारे में बताती है भाई। ये आपका पोलेरॉइड है
अब इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, अद्वितीय प्रकाश को आपतित करवा रहे हैं, अद्वितीय प्रकाश को आपतित करवा रहे हैं भाई। इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो जो ई सदिश उसके कंपन तल में तल के लंब दोनों बना दिए मैंने, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अद्वितीय प्रकाश हो जाएगा। अद्वितीय प्रकाश, और इसकी जो तीव्रता है वो मान के चलेगा कितनी, I0 है। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, तो ये जो कागज के तल के अंदर जो इस सदिश के कंपन आ रहे हैं वो तो इसकी प्रकाशीय अक्ष के समांतर आ रहे हैं, और ये जो डॉट्स है मैंने बना रखे हैं जो कि कागज के तल के लंबवत है, ये इस सदिश के जो कंपन है वो कागज के तल के लंबवत है। तो इस सदिश के वे कंपन जो कि इसकी प्रकाशीय अक्ष के समांतर होते हैं वो तो क्या होते हैं, इसके अंदर से गुजर जाते हैं। तो ये आपके पास में इस सदिश के ये जो कंपन है, ये कंपन इसके अंदर से गुजर जाते हैं, जो इसकी प्रकाशीय अक्ष के समांतर आ जाते हैं भाई। तो ये तो इसमें से गुजर जाते हैं, और जो प्रकाशीय अक्ष के लंबवत होते हैं ना, जो कागज के तल के लंबवत है, वो इसके द्वारा रोक लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर आप देख सकते हैं कि केवल एक ही निश्चित तल में इस सदिश के कंपन सीमित हो चुके हैं। तो इसको अपन क्या बोल देंगे भाई, ध्रुवित प्रकाश बोल देंगे। ध्रुवित प्रकाश बोल देंगे। तीव्रता आप बता सकते हैं इसकी कितनी हो जाएगी तीव्रता, तो इसकी तीव्रता आ जाएगी आपके पास I0 बटे, कैसे है कि इससे की आधी इंटेंसिटी है वो तो इसने रोक ली, आधी तीव्रता तो इसने रोक ली, और आधी तीव्रता वही इसके अंदर से गुजर रही है भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ध्रुवित प्रकाश उसकी तीव्रता I0/2 हो जाती है। तो आप याद रखना, अगर अध्रुवित प्रकाश अपन किसी भी पोलेरॉइड में से गुजारते हैं तो इस स्थिति में जो आपको समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है उसकी इंटेंसिटी आपतित इंटेंसिटी की आधी हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में एक नियम है जिसका नाम है मेलस का नियम। ये मान लो कि ध्रुवण का अगर मेरे को एक क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाए तो मेरा फेवरेट टॉपिक रहेगा मेलस का नियम। यही सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है ना। आपको तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लो, वो टॉपिक्स वही टॉपिक्स होते हैं जिनसे नीट के अंदर भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया ध्रुवण के अंदर, केवल आपने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नीट के अंदर आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। और आपको मालूम होगा कि नीट के अंदर स्कोर बनाना बहुत आसान काम होता है। ये मान लो कि 600 नंबर लेके आना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और 600 नंबर पे आराम से सिलेक्शन हो जाता है। 12th के साथ में अगर सिलेक्शन होता है तो अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट माना जाता है, ये बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है भाई, ठीक है ना। तो 600 नंबर तक स्कोर करना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है भाई। अगर अपन बेसिक चीज़ों को याद रखें, बेसिक जो फॉर्मूलाज है, बेसिक जो लॉज है, बेसिक रूल्स हैं, और जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको सर ने कॉपी में करवाए उन क्वेश्चंस को अगर आप बहुत अच्छे से समझते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी भी आ जाए वो अगर आप कर देते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता भाई। समझ में आ गई ना बातें। तो मेलस का नियम क्या कहता है, सुनो ध्यान से देखना, देखो कि मेलस का नियम क्या कहता है। सबसे पहले इसका मैं डायग्राम बना देता हूं ध्यान से। देखो इसके अंदर दो पोलेरॉइड अपन काम में लेते हैं, एक तो ये पोलेरॉइड हो गया, एक ये पोलेरॉइड हो गया। यहां पे इसका नाम क्या होता है, अभी इसका नाम होता है ध्रुवक।
ध्रुवक, ध्रुवक को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? पोलराइजर। ये क्या होता है? विश्लेषक, एनालाइजर होता है ये। इसके बाद ध्यान से देखना, तो इसकी जो प्रकाशिक अक्ष है उसको तो मैं बना दूंगा इस प्रकार से वर्टिकल। ये प्रकाशिक अक्ष को मैंने बना दिया वर्टिकल, और इसकी जो प्रकाशिक अक्ष है ना उसको मैं वर्टिकल के साथ में किसी कोण पे बना देता हूं, और वर्टिकल के साथ में ये इसका जो एंगल है, ये एंगल कितना रहेगा आपके पास है? थीटा। मतलब ये मान लो कि इसकी जो प्रकाशिक अक्ष है वो इसके साथ में कितना कोण बनाती है? इसके साथ में कोण बनाती है ये थीटा। ये वाला कोण आपके पास में थीटा हो गया, यानी इसकी प्रकाशिक अक्ष वो वर्टिकल और इसकी प्रकाशिक अक्ष वो वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल पे झुकी हुई है। तो ध्रुवक तथा विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के बीच का कोण कितना हो गया? थीटा हो गया। तो यहां से जैसे अपन जो भी इंटेंसिटी है वो अपन क्या कहते हैं? इस पर आपतित करवाते हैं। ये वाला आपके पास में कौन सा प्रकाश हो जाएगा अभी? अध्रुवित, ठीक है ना। तो अध्रुवित प्रकाश है ये, और इस अध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता है वो मान के चलेगा आपके पास में कितनी हो जाएगी? आई नॉट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आई नॉट। तो सबसे पहले ये अध्रुवित प्रकाश को क्या करता है? अभी ध्रुवित करता है, और ध्रुवित करेगा तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? अभी आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी। तो ये आपके पास हो जाएगा ध्रुवित प्रकाश, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितना देगी आपके पास? आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, आधी हो जाएगी इसकी तीव्रता। फिर उसके बाद में ये जो ध्रुवित प्रकाश है जब इसके अंदर से गुजरता है तो इस स्थिति में ये इस आई नॉट बाई 2 का कोस स्क्वायर थीटा गुना कर देता है अभी। तो यहां पर जो निर्गत प्रकाश इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी? इसकी तीव्रता देगी आपके पास आई नॉट बाई 2। ये तो अपन इस पर आपतित करवाई है, इसका क्या देगा आपके पास है? कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि विश्लेषक है, यदि ध्रुवक और विश्लेषक इन दोनों की प्रकाश अक्षों के बीच का कोण थीटा है, तो इस स्थिति में इस विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की इंटेंसिटी इस विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता की कोस स्क्वायर थीटा गुना हो जाती है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि यदि विश्लेषक पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाए तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता इस पर आपतित तीव्रता का कोस स्क्वायर थीटा गुणा हो जाती है, जहां थीटा बराबर
ध्रुवक व विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य का कोण। तो यहां से आपके पास में निर्गत इंटेंसिटी जो आई है वो आई बराबर कितना देगा आपके पास, I0/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। I0/2 तो इंटेंसिटी इस पर अपन जो आपतित करवा रहे हैं वो इंटेंसिटी होगी भी, ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो मैं ये मिटा रहा हूँ। पोलराइड द्वारा ध्रुवण, पोलराइड क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सस्ती व्यापारिक विधि है, यानी कम खर्चा करके भी अपन क्या कर सकते हैं भी ध्रुवित प्रकाश वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। अध्रुवित प्रकाश आपने आपतित करवाया, जो कंपन इसकी प्रकाशिक अक्ष के समांतर थे वो तो इसमें से गुजर गए, बाकी सारे के सारे जो कंपन है वो क्या हो जाते हैं, इसमें से निकल जाते हैं। इसके बाद इधर का मामला कर देते हैं अपन साफ, ठीक है ना। और इस नियम को ही अपन क्या बोलते हैं, इधर जो मैंने नियम लिखा है इसको अपन बोलते हैं मेलस का नियम बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहली बात है कि अगर ध्रुवक तथा विश्लेषक इन दोनों की प्रकाशीय अक्षें एक दूसरे के समांतर है, समांतर है, तो इस स्थिति में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, या तो 0 या कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन बोलते हैं भाई फर्स्ट यदि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री या थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो इस स्थिति में आपके पास जो cos थीटा है वो कितना हो जाएगा आपके पास, या तो +1 या क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस स्थिति में जो cos स्क्वायर थीटा वो कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। और इस स्थिति में निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता आई है वो क्या हो जाएगी आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है ना। और इस व्यवस्था को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं समांतर व्यवस्था बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समांतर व्यवस्था, ठीक है ना। और इसके बाद सेकंड की अपन बात करते हैं, दूसरा केस कि यदि आपके पास में थीटा बराबर कितना है अभी 90 डिग्री या थीटा बराबर कितना देगा आपके पास में 270 डिग्री, 270 डिग्री, तो दोनों स्थितियों में जो आप cos थीटा वो कितना होता है आपके पास में 0, तो cos स्क्वायर थीटा भी 0, तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास में 0 हो जाएगी। इस व्यवस्था को अपन बोलते हैं क्रॉसित व्यवस्था। क्या बोलते हैं, क्रॉसित व्यवस्था। मतलब यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक की जो प्रकाशीय अक्ष है उन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री या 270 डिग्री है, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस प्रकार से यूं, तो इस स्थिति में जो विश्लेषक है इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है भी, ठीक है ना। ये मेलस का नियम है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर ये तो आपके पास ध्रुवक हो गया और ये आपके पास विश्लेषक हो गया। तो यहाँ पर तो क्या होती है, इन दोनों की प्रकाश अक्षें एक दूसरे के इस प्रकार से यूं समांतर होती है, तो ये तो समांतर व्यवस्था होगी। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ध्रुवक हो गया, ये आपके पास में विश्लेषक हो गया। तो ये बात होगी भी। तो अब ध्यान से देखना, तो इस स्थिति में होगा क्या, इस स्थिति में यदि इस पर आप अध्रुवित प्रकाश आपतित करोगे तो अध्रुवित प्रकाश के अंदर जो इस सदिश के कंपन इस प्रकार से लंबवत है, ऊर्ध्वाधर है, वो ऊर्ध्वाधर कंपन तो इसके अंदर से गुजर जाएंगे, और जो समांतर कंपन, जो ऊर्ध्वाधर कंपन है वो तो इसके अंदर से गुजर जाएंगे, जो क्षैतिज कंपन है वो इसके द्वारा रोक लिए जाएंगे। और फिर उसके बाद जब ये प्रकाश इसके अंदर आएगा तो इसकी तो प्रकाश एक क्षैतिज है, क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर जो भी इस सदिश के कंपन है वो ये रोक लेगा, और फिर उसके बाद में बाहर आपको इधर की तरफ किसी भी प्रकार की इंटेंसिटी वो देखने को नहीं मिलेगी भाई, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को नोट करें, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं भाई। तो चलिए बच्चों, के से मैंने आपको बोला कि अगर नीट के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो जो आपका पोलराइजेशन इसमें कहीं से भी आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है,
बट यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो या तो कहाँ से आएगा भी बूस्टर का नियम है उससे आएगा, और या फिर कहाँ से आएगा भी ये मेलस का नियम है इससे आएगा, और ज़्यादातर जो चांस है जो मेलस के नियम से ही है। ठीक है ना। तो चलो अपन मेलस के नियम पर आधारित एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से, देखो ध्यान से, यूं क्वेश्चन कि आपके पास इस प्रकार से कोई ध्रुवक है, इसको अपन बोलेंगे पोलराइजर, और ये आपके पास इस प्रकार से विश्लेषक है, एनालाइजर, इसके बाद में ये इसके साथ में है ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दे रखा है, मान के चलेगा आपको 30 डिग्री। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपके पास एनालाइजर, ये पोलराइजर, ये आपके पास एनालाइजर। अब ये जो पोलराइजर, इस पर आप अद्वितीय प्रकाश आपतित करते हो, तो P पर आपतित अद्वितीय प्रकाश की कितने प्रतिशत तीव्रता ऐसे निर्गत हो पाएगी। चलो बेटा, इसका अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे जो अद्वितीय प्रकाश आपने आपतित किया है, इस अद्वितीय प्रकाश की जो तीव्रता है वो मान लो कितने देगी आपके पास, I0। अब इसके बाद में ये इसको क्या कर देगा भाई, ध्रुवित कर देगा। ध्रुवित कर देगा तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी आपके पास, आधी हो जाएगी, I0/2 हो जाएगी। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना भी, कई बार ऐसे बोल दिया जाता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, आप ही इस क्वेश्चन को सुनना एक बार। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान के चलेगा ये आपके पास में कोई भी पोलराइड है, इस पर अपन क्या करते हैं, अद्वितीय प्रकाश आपतित करते हैं जिसकी इंटेंसिटी कितनी, I0 है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, तो इसको इस प्रकार से, इसके सापेक्ष इस प्रकार से यूं घुमाते हैं। ठीक है ना। तो पहले इसकी प्रकाशीय अक्ष यूं है, फिर प्रकाशीय अक्ष यूं आ जाएगी, फिर प्रकाशीय अक्ष यूं आ जाएगी, फिर प्रकाशीय अक्ष यूं आ जाएगी, फिर यूं आ जाएगी। आप इधर से मान के चलिए इसको यूं देख रहे हैं, तो एक बात तो इंटेंसिटी है, उसके अंदर क्या परिवर्तन आएगा, तीव्रता नियत रहेगी। तीव्रता पहले घटती है फिर बढ़ती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि तीव्रता एक चक्र में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम प्राप्त होगी। फिर उसके बाद में एक ऐसा हो सकता है कि तीव्रता हमेशा आपको 0 प्राप्त होगी, और फिर उसके बाद में चौथा ऑप्शन कुछ भी बनाया जा सकता है। तो इस स्थिति में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे भी, ये टिक करके आएंगे कि एक चक्र में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होती है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि थीटा बराबर 0 और 180 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त होती है, और 90 और 270 पे इंटेंसिटी आपको 0 प्राप्त होती है। तो ये ऑप्शन टिक करते भी, और क्वेश्चन पढ़ते फिर ऐसा ऑप्शन अगर दिख जाए तो उसको टिक करने का मन करता भी है। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में आपका हो जाता है बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि ये आपके पास अद्वितीय प्रकाश है, और अद्वितीय प्रकाश है, फिर उसके बाद इसको आप कैसे भी रख दो चाहिए, निर्गत प्रकाश उसकी इंटेंसिटी हमेशा I0/2 प्राप्त होगी। यदि अद्वितीय प्रकाश के लंबवत पोलराइड को आप किसी भी एंगल से घुमा दो, निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो तो हमेशा I0/2 ही प्राप्त होगी, भी ध्यान रखना। ठीक है ना, किसी भी एंगल पे हो चाहिए। चलो सुनो भी ध्यान से देखना, देखो क्या I0/2 हो गया। इसके बाद इससे जब निकलेगा प्रकाश तो फिर उसके बाद देखो ध्यान से, I0/2 तो था ही, और इसके बाद में ध्रुवक और विश्लेषक की प्रकाश अक्षों के बीच का कोण कितना होगा, 30 डिग्री। तो अपन बात कर सकते हैं cos 30 का अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बराबर क्या देगा आपके पास में, बताओ, I0/2 cos 30
cos 30 कितना होता है आपके पास √3/2 और √3/2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास है 3/4। तो ये आपके पास है कितना हो जाएगा 3I0/8 हो गया अभी। तो आपकी तीव्रता कितनी आपके पास I0 और निर्गत कितनी हो जाएगी 3I0/8 हो जाएगा। तो अपन बात कर सकते हैं कि भाई ये निर्गत है इसका कितना % हो जाएगा, तो निर्गत तीव्रता बराबर निर्गत बटा आपतित इंटू 100। तो कितना हो जाएगा आपके पास है 300/8 हो जाएगा। अभी करते हैं सॉल्व। 8 × 3 = 24, 6 हो गया, 7 56, 4 हो गया, ये 5 37.5% आ जाएगा। अभी 37.5% इंटेंसिटी है वो इसमें से निकलेगी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और करवा देता हूं, बाकी तो क्वेश्चंस का कोई अंत है नहीं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देवदान से, ये कह रहा है कि आपके पास है दो पोलराइड है और दोनों पोलराइड एक दूसरे के साथ में क्रॉसित अवस्था में रखे गए हैं, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना भी 90 है। फिर उसके बाद में इन दोनों पोलराइड के बीच में एक पोलराइड शीट को अपन और रखते हैं इन दोनों के बीच में, और उस शीट को अपन क्या करते हैं भी घुमाते हैं। तो घुमाते हैं तो जो निर्गत तीव्रता है उसमें किस प्रकार से वेरिएशन आता है ये मैं आपको बताने वाला हूं भाई। क्वेश्चन ये है कि क्रॉसित अवस्था में रखे दो पोलराइड्स के मध्य एक पोलराइड शीट को घुमाया जाता है तो निर्गत तीव्रता में किस प्रकार परिवर्तन होता है। बात सीधी सी ये होगी कि आपको 3 पोलराइड बनाने इस प्रकार से 1 2 3। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसकी प्रकाश अक्ष इस प्रकार से यूं है, इसकी प्रकाश अक्ष यूं है, दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे, तो क्रॉसित अवस्था होगी। इसके बाद में ध्यान से देखना, इसका है ना इस प्रकार से जो क्षैतिज है उस क्षैतिज के साथ मान के चलेगा इसकी प्रकाशीय अक्ष है ना वो थीटा कोण बना रही है, ठीक है भाई। तो आपने इस पर जो अद्वितीय प्रकाश आपतित किया है उसकी तीव्रता कितनी देगी I0 हो जाएगी। तो सिंपली अपन बात करें तो इस स्थिति में ये जो है ना ये इसको कितना कर देगा I0/2 कर देगा। तो ये इस प्रकाश को ध्रुवित भी कर देगा और साथ में I0/2 भी कर देगा। अब इस स्थिति में अपन बात करें इसकी, तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली तीव्रता कितनी हो जाएगी, ये वाली तीव्रता देगी आपके पास I0/2 तो है ही जो इस पर आपतित हुई, इसका cos इस पर थीटा, बट ये तो ऊर्ध्वाधर हो गया और ये क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बना रहा है। अगर ये क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बना रहा है तो ऊर्ध्वाधर के साथ में कितना कोण बनाएगा तो 90 - थीटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी cos² थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे 90 - थीटा लिख देंगे। और फिर उसके बाद यहां से जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, यहां से जो प्रकाश निर्गत हो रहा है उसकी तीव्रता। सबसे पहले इसको अपन क्या लिख सकते हैं बराबर ये हो जाएगा आपके पास I0/2 cos² 90 - थीटा। cos 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये आपके पास है sin² थीटा देगा। तो यहाँ से जो इससे जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी देगी भाई I0/2 और इसके बाद में sin² थीटा, ठीक है ना। और इसके और इसके बीच का कोण कितना भी थीटा है। तो भाई ये तो इस पर आपतित हो रही है तो आपतित का cos² थीटा कर दो, ये आपके पास है cos² थीटा गुणा हो जाएगी। तो जो निर्गत तीव्रता है
उसको मैं सॉल्यूशन में लिख दूंगा निर्गत तीव्रता। निर्गत तीव्रता क्या देगा आपके पास, आई बराबर क्या देगा आपके पास, आई नॉट बाई 2, और इसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसके बाद में मैं क्या करता हूं भाई, मैं ध्यान से देखता हूं ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी मैंने लिख दिया 4 और नीचे भी मैंने लिख दिया 4। ऊपर वाले 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो यहां से आपके पास आई बराबर कितना देगा आपके पास, आई नॉट बटे 4 इंटू 2 कितना देगा आपके पास, 8 हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई 2, या आपके पास हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसका अपन क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को अपन जानते हैं साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा आई नॉट बटे 8, इसको अपन बोलेंगे साइन 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास निर्गत तीव्रता हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपका ये जो पोलराइजेशन ये फिनिश होता है। और इस वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर ध्यान से देखना, देखो बच्चों, एक तो इंटरफेरेंस था, एक डिफ्रैक्शन था, एक पोलराइजेशन था। तो ये तीनों टॉपिक्स अपन ने फिनिश कर लिए हैं। अब देखो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो पोलराइजेशन के अंदर क्या क्या दे रखा है। पोलराइजेशन आपका स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 2.19 से। अब इसकी थ्योरी आप एक बार मॉड्यूल में से भी पढ़ लेना, और जो बातें आपको ध्यान में आए ना, जो समझ में आए, वो बातें आपको याद रखनी। इसके अंदर और भी कई सारी बातें वगैरह लिख रखी है। अब ये क्या, लेफ्ट हैंडेड एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ये 2 डायग्राम दे रखे पेज नंबर 2.20 पे। ये ध्यान में नहीं रखने आपको। ट्रूमेलिन क्रिस्टल वगैरह ये एक बार पढ़ने की चीज़ें भाई, जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लेना, याद मत करना इनको। निकोल प्रिज्म छोड़ो, पोलरॉइड ये मैंने आपको पढ़ाई दिया। मैंने आपको जितना पढ़ाया ना वही बातें आपको ध्यान रखनी है भी। आप कहीं देख करके ये सोचो कि सर ने तो ये भी नहीं पढ़ाया, वो भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि सर को पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, बहुत साल हो गए। तो सर आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अंट संट चीज़ें अगर पढ़ाने लग गए ना, तो फिर तो ज्ञान तो दुनिया भर में बहुत सारा फैला हुआ है। इंटरनेट से बहुत सारी बुक्स हैं, सबसे ज्ञान है वो लपेट करके आपको देने लग गए ना, पागल हो जाओगे सारे के सारे। फिर उसके बाद में पेज नंबर 221 पे ध्रुवण के अनुप्रयोग एवं उपयोग। तो इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो ये पहला दे रखा है कि ध्रुवण कोण ज्ञात करके बुस्ट नियम की सहायता से पारदर्शी माध्यम का अपवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। LCD वाला दे रखा है, लेजर वाला दे रखा है, ये पढ़ लेना भी आपको, ठीक है ना। बस ये एक बार पढ़ने के हैं और याद करने के हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद में आपको क्या करना है भी, मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ना, सारे के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो आप, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ये अपना पेज लेक्चर नंबर 156 हो गया। अपन ने भाई 147 पर आपका रे ऑप्टिक्स फिनिश हुआ था, 148 से मैंने स्टार्ट किया था। तो 148 से लेकर के 12 जोड़ दो तो कितना होता है 159। तो लेक्चर नंबर 159 तक अपना ये माइनर का सिलेबस रहेगा, जिसके अंदर मेरे को वेव ऑप्टिक्स फिनिश करवाना है। तो लेक्चर नंबर 156 का काम तो हो गया। इसके बाद में लेक्चर नंबर 157 है। इसके अंदर एक तो मैं जो प्रकाश का डोपलर प्रभाव है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं। और उसके बाद में एक जो फ्रेनल दूरी है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एक जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इनकी जो विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा है, ये मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा भी, ठीक है ना। आपको ध्यान होना चाहिए, अब की बार नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था विभेदन सीमा का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं बस केवल इनके, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में लास्ट के अपने पास जो 2 लेक्चर बचेंगे उनके अंदर आराम से अपन मॉड्यूल सॉल्व करेंगे भी। और बच्चों मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मॉड्यूल सॉल्व करवाने का और करने का मजा तभी आएगा जब आप मॉड्यूल की क्वेश्चंस हैं वो पहले से ऑलरेडी सॉल्व करके तैयार रखोगे। भाई आपको पता होना चाहिए कि आपके डाउट्स क्या हैं। अब आपको डाउट्स ही अगर आपके मालूम नहीं है तो फिर मॉड्यूल सॉल्व करवाने से क्या फ़ायदा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।
इन सारी की सारी चीज़ों को नोट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर पे।